हाँ जी। सोचना है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, वो क्या दिया है? और लास्ट सेशन में आई थी, हमने इस पे ज्यादा डिस्कशन किया था कि स्टडी स्टेट का मतलब क्या हो रहा है कि भाई वो स्ट्रिंग जितना खींचना था उतना खींच चुकी है। नाउ इट बिहेव लाइक अ स्ट्रिंग, रोप की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। अब वो उससे ज्यादा खींचेगी नहीं, वो एक सिस्टम। अब उससे कनेक्टिंग दोनों ब्लॉक होंगे, उनका एक्सेलरेशन सेम। अगर स्टडी स्टेट में नहीं हुआ तो उस केस में क्या होता है, भाई पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग। बट इतना मेंशन यहाँ पर मेंशन है कि स्टडी स्टेट है, तो इट मींस बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। तो एक काम करो ना यार, इसको एक्सेलरेशन तो आप जब ये सिंपली वो बोल रहे हैं जो सिस्टम स्टडी स्टेट में है, इनमें सी का जो एक्सेलरेशन होगा वही बी का होगा। वी एंड ए आर कनेक्टिंग विद द स्प्रिंग, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो उसमें तो भाई सीधी बात है कि भाई अगर बी जितने एक्सेलरेशन से जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ए भी जाने वाला है, तो वहाँ तो क्लियर कट बात है, वहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो तीनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, तो वी कैन यूज द शॉर्टकट डायरेक्टली, दैट इज व्हाट नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब नेट फोर्स में कौन कौन सा आएगा? 3 kg का वेट लगा है, 2 kg का वेट लग रहा है और 1 kg का वेट लग रहा है। क्लियर है यहाँ से? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्लियर है क्योंकि स्मूथ सरफेस है, ये ए से नीचे आ रहा है, ये ए से नीचे आ रहा है और ये ए से इधर आ रहा है। तो क्या आएगा भाई इसके अंदर? सिंपल सी बात है, 5g आ गया, 3g प्लस 2g, और 1g वाला जो वेट है वो तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, लेने की जरूरत नहीं है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास g प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 50 अपॉन 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन बढ़िया तो मिल गया हमें। नाउ फाइंड द टेंशन। टेंशन फाइंड करते हैं हम लोग। अब टेंशन फाइंड करने के लिए काम करो, विच ब्लॉक इज सुटेबल, ए और बी? I prefer A. Why? Because it is only connected with the one string. Here, so A block is here, and उसमें टेंशन लग रहा है कितना T, and it is moving with the acceleration A. ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है because it is perpendicular to the acceleration. So directly from equation we can write net force equal to mass into acceleration. Here net force only equal to T. So T is equal to mass is what 1 into E, so that is equal to 50 upon 6 Newton. So T तो मिल गया, टेंशन मिल गया बेटा आराम से। अभी अगला मुद्दा, पहला काम खत्म, दूसरा काम खत्म, तीसरे काम क्या? तीसरा काम क्या है? तुझे एक्सटेंशन निकालना है। एक्सटेंशन किसमें मिलेगा? स्प्रिंग फोर्स होता है K into X, तो अगर तू स्प्रिंग फोर्स निकाल लेगा, K का वैल्यू दिया है तो एक्सटेंशन इतने इजीली गेट है ना। तो हमने C वाला ब्लॉक पकड़ा, C का वेट नीचे आ रहा है, क्या ये C वाला ब्लॉक का वेट स्प्रिंग को खींच रहा होगा? स्प्रिंग को खींच रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स टुवर्ड्स द स्प्रिंग लगते हैं, जब आप स्प्रिंग फोर्स को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स अवे फ्रॉम द स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग को धक्का देने की कोशिश करता है। तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, विच इज इक्वल टू Fx, और उसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं? Ax के, दैट इज इक्वल टू, ये एक्सेलरेशन आ गया A। इक्वेशन लिखो, बताओ क्या आएगा इसमें? 3g माइनस Fs इक्वल टू 3 इंटू A। अरे भाई ये इक्वेशन में आप डायरेक्ट लिखता हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? अरे किसी को कंफ्यूजन है?
जी का वैल्यू 10, 30 माइनस स्प्रिंग फोर्स निकाल दो पहले। ए का वैल्यू कितना रखो? 50/6, तो ये कितना आया? 25। तो ये कितना होगा बताओ? 5। इसको किसके इक्वल करो? के एक्स के। तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 5/k। के का वैल्यू कितना है? 50। तो आंसर कितना आ रहा है? 0.1। समझा? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें हम लोग। तो आपने कुछ केस 1 कुछ दिखा था क्या? स्टडी स्टेट या क्वेश्चन के ऊपर लिख दो केस 1 सिस्टम एट स्टडी स्टेट। हाँ उसको एक काम कर दो, केस 1 दे दो उसको एडिट नाम के ऊपर द पूरी स्प्रिंग सिस्टम, उसको केस 1 डाल दो। हाँ वही उसको केस नोट के ऊपर केस 1 डाल दो, नोट के ऊपर केस 1 डाल। और केस 2 और केस नंबर 2 केस नंबर 2। अब तुम्हारा सिस्टम स्टडी स्टेज में नहीं है ना, आप बस सीरीज वाली कंडीशन देख रहे हो। यहाँ पे जो स्टडी स्टेज में आ चुका था, अब आपका नॉन स्टडी स्टेज सिस्टम जो है, इसमें भी हम एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। केस 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टेंशन। अरे किसी को लॉज ऑफ मोशन में दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? समझ रहे हैं ना क्वेश्चन क्या हो रहा है? देखो अब हम कॉम्प्लेक्स पार्ट में एंटर कर चुके हैं कि जब से कंसर्न मोशन चालू हुआ है, अब ये चैप्टर ने अलग ही रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो पहले जैसा स्टार्टिंग वाला नहीं। कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछते जाओ। नहीं इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फाइंड द टेंशन, एक्सेलरेशन एंड फोर्स F इन द गिवन सिस्टम। चाहे डालना हो तो नॉन स्टेडी स्टेट सिस्टम। ठीक है, अब ये स्टडी स्टेट में नहीं, जस्ट रिलीज वाली कंडीशन हो रही होती है। तीन चीज यहाँ हम लोग हैं।
बटे आप भी सोच रहे होंगे इसको ले लें, तो उसको मैंने बोला वो सोच रहा था, तो मुझे क्या होता आपके भी सोचने का हिस्सा रहेगा, मेरा थिंकिंग मैच कर दिया दोनों की। दुनिया में बहुत कम लोगों की थिंकिंग मैच करती है। हाँ जी क्या बोला है? देखिए क्या बोला गया है, तो जब तक हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे ना चीजें, तब तक हमारे लिए आधी अधूरी जो है फिर वो क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना पड़ता है, तो वो डिफिकल्ट होता है। आप खुद सोचो कि यहाँ हुआ क्या हो। मैंने 1 kg पे फोर्स अप्लाई किया, मैंने 1 kg को खींचा, 1 kg is connected with another 1 kg block, but both block are connected with a string. स्ट्रिंग कुछ मोशन ना हो तो वो हमेशा कौन सी होती है? आइडियल। आइडियल स्ट्रिंग इज इनएक्सपेंसिबल। तो डेफिनेटली अगर 1 kg जितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वही एक्सेलरेशन से बी वाला ब्लॉक 1 kg भी मूव करेगा। यस और नो? पहला काम तो ये हुआ। फिर क्या हुआ होगा? ये आगे जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन इनके बीच में कौन है? स्प्रिंग है ना। और यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, और यहाँ इसका एक्सेलरेशन अलग भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये स्टडी स्टेट में नहीं है, मतलब ये और ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं कर रही है। वो कंडीशन है जहाँ पर स्प्रिंग खींच रही है और फिर थोड़ा बहुत फोर्स लग रहा है, वो इस ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये क्लैरिटी हमें आ गई है। और ये भी समझ में आया है कि स्प्रिंग से कनेक्टेड दोनों ब्लॉक अगर सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी स्प्रिंग कौन सी कंडीशन में है? नॉन स्टडी स्टेट में। ठीक है, ये वो जस्ट वाली कंडीशन है। आफ्टर सर्टेन टाइम बाद में भी ऐसा हो सकता है कि ये स्प्रिंग पूरा खींच जाए और दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करें। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी आई। अब ये पहला आंसर तो आई थिंक आप आराम से निकाल ही पा रहे होंगे कि भाई ए तो तेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, क्योंकि BC तो सेम ही स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो चलिए अभी एफबीडी का काम करते हैं। ये रहा तेरा 1 kg का ब्लॉक, 1 kg के ब्लॉक पे एक लग रहा है F, इधर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन E के साथ, जो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। स्प्रिंग जिधर है, टेंशन उधर है, तो पीछे की तरफ लगा T। वेट लग रहा है लेकिन Y में लग रहा है, और बॉडी मूव कर रही है X में, तो उसकी मुझे कोई स्पेशल जरूरत अभी है नहीं। तो F माइनस इक्वेशन लिखता हूँ, T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F भी अननोन है बेटा, T भी अननोन है, मास नोन है, एक्सेलरेशन हमने जुगाड़ से निकाला। तो F माइनस T इक्वल टू 2। अगर कहीं से मुझे T मिल जाए तो F मिल जाएगा, या F मिल जाए तो T मिल जाएगा। ये सो नो। चलिए आगे दूसरे डायग्राम में, दूसरा एफबीडी बनाया। एक और हमारे पास 1 kg का ही ब्लॉक, उसमें एक तरफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग जिधर टेंशन उधर, ये क्लियर। स्प्रिंग में ये लबड़ा नहीं है, उधर ही है हमेशा, आगे लगेगा टूवर्ड्स लगेगा, इसमें फिक्स नहीं। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। स्प्रिंग में ये है कि जिधर एक्सटेंशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अगर स्प्रिंग खींच रही होगी तो वो छोटी होने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग को तुम कंप्रेस कर रहे हो तो वो ब्लॉक को धक्का देने की कोशिश कर रही है। सो नो, ये स्प्रिंग का फंडा है। अगर तुम स्प्रिंग को खींचोगे तो वो ब्लॉक को क्या करेगी? अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, पुल करेगी ब्लॉक को। अगर तुम स्प्रिंग को दबाओगे तो वो ब्लॉक को पुश करेगी। समझ में आ रहा है? तो कब पुल लगा कब पुश लगा ये क्लियर है। अभी हमारे केस में हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं? वी आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। तो अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये ब्लॉक को पुल करेगी या पुश करेगी? पुल करेगी। पुल कर रहे हैं मतलब इसको स्प्रिंग के टेंशन की तरह लगाना चालू करो। तो वो पुल वाले में पुलिंग फोर्स टेंशन इट ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। अरे हाँ या ना? तो ये आ गया मेरे पास। फर्स्ट ब्लॉक पे लगाना ही है। आएंगे आएंगे, क्या दिक्कत? आराम से, टेंशन तो निकालनी है तुझे, तो तुझे वहां तो पहुंचना ही पड़ेगा। टेंशन के लिए तो ये इसका एफबीडी चाहिए। ये एक्सेलरेशन है, तेरे को अल्टीमेट टेंशन निकालना है, उसके लिए तुझे इसका एफबीडी देना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर हुआ?
तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन लगा T माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, T माइनस एफ एस इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन 2, तो T माइनस एफ एस इक्वल टू भी कितना आया 2। अब T के लिए तुझे कौन चाहिए, एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स। तो चलिए आइए, एक और ब्लॉक दिया हुआ, वो भी कितना है 1 kg का ही है। उसमें क्या है, स्प्रिंग किधर है, यहाँ पे ये समझ में आया, ये लाइन लिख देना कहीं, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो ये क्या करने वाली है, तो ब्लॉक पे पुलिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगी। इट विल एक्ट लाइक पुलिंग फोर्स। अगर स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ब्लॉक पे इट विल एक्ट लाइक ठीक है, क्लियर है। ये लिख लिख के मैंने न्यूटन को रुला दिया है। न्यूटन खुद भी नहीं सोच रहा होगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, भाई ये सब में इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये रद्दी बनाया जा रहा है। क्लियर। तो अब हमने पढ़ना ही क्लियर कर दिया है कि अगर कंप्रेस होगी तो हम नॉर्मल रिएक्शन की तरह खेलेंगे, स्ट्रेच होगी तो हम इसको किसकी तरह खेलेंगे, टेंशन की तरह खेलेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है। तो आराम से अभी यहाँ पे इधर भी ये लगाओ, स्प्रिंग इधर, टेंशन उधर से, स्प्रिंग भी ऐसा लगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच हो रही है। और कोई है नहीं, तो एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ एस इक्वल टू 1 इंटू 1, कितना आया 1। अब एफ एस मिला, इधर जाओ, T माइनस एफ एस इक्वल टू 2, T इक्वल टू 3। देखिए इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, इधर से इधर कहीं को भी सब्स्टिट्यूट खेल सकते हैं। T इक्वल टू 3 से इधर आए, चलो ये क्लियर हुआ। अरे समझा कि नहीं समझा है, जल्दी रफ्तार में लिखो फटाफट। और फिर डालेंगे केस नंबर 3, स्प्रिंग पहले। एक क्वेश्चन करना है तो दे सकते, एक दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर, आपको तो बेटा बात मत कर रहा है, पढ़ने में लोग शांति से लिखो, 2-4 क्वेश्चन ज्यादा करें हम, वो बेटर है, और थोड़ा स्पीड में भी बने रहे। आपको लगता होगा कि मैं बार बार स्पीड का जो है बोलता रहता हूँ। क्यों स्पीड जरूरी है, क्योंकि अगर हम पोर्शन को सही टाइम पे कंप्लीट करना चाहते हैं और हर चैप्टर को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो हमारे को स्टार्ट से ही थोड़ा सा रिदम में रहना पड़ेगा, ताकि लास्ट चैप्टर जो आए उनमें भी हम पूरे एफिशिएंसी के साथ में बढ़िया से उनको खत्म कर सकें। चलो इसमें एफर्ट के साथ 2 स्प्रिंग है तो अलग
इससे दो टेंशन अलग आते थे, देखिए दो यहाँ स्प्रिंग है तो दोनों का स्प्रिंग फोर्स अलग है। यहाँ बेटा मैं आपको किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया है, तो अब आप जो भी खेलेंगे वो डायग्राम के साथ खेलेंगे, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करो बस। हाँ जी बोलिए। क्योंकि अगर 1 kg का टूल है, मतलब पहले ये खींचा होगा, ये मूव कर रहा होगा, ये दोनों एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। और हमने एक नोट पढ़ा है कि जब दो ब्लॉक को एक आइडियल स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर बी का जितना है उतना ही क्या होगा, सी का। भी आ रहा है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में हो सकता है, भी उल्टी डायरेक्शन में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इधर फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर 3 आया आपको तो यू कैन अज्यूम कि भाई डायरेक्शन इधर नहीं है, इधर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बना दिया है, तो डायरेक्शन नहीं बनाता तो ये है। आई थिंक सबने डायग्राम एक एक बनाया होगा आराम से। ये 1 kg को पकड़ा हमने। अब यहाँ पर आप मुझे पहले बताइए कि स्प्रिंग खींच रही है कि कंप्रेस हो रही है? खींच रही है। यहाँ कंप्रेस होने देता तो दिख ही नहीं रहा है। जब स्प्रिंग खींच रही होगी तो वो क्या करेगी भाई? पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी। पुलिंग मतलब अवे फ्रॉम ब्लॉक पे, अवे फ्रॉम द बॉडी। Fs इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया वैल्यू बरोबर। Fs1 पहली स्प्रिंग की वजह से। दूसरा 1 kg का फोर्स यहाँ जा रहा है, ये भी जो है खींचने की कोशिश कर रहा है। Fs1 इधर की तरफ आएगा, Fs2 और इधर से भी आएगा यहाँ पे। और हमेशा एक चीज और ये समझना कि जब हम पुली को जब स्प्रिंग खींचेगी तो वो दोनों साइड से कोशिश करेगी ब्लॉक को पुल करने की। सुनो, तो इधर से लग रहा है Fs2, इधर क्या आएगा Fs2 माइनस Fs1, ठीक है। और 1 into 2 Fs2 माइनस 1 इक्वल टू 2, इधर क्या आएगा बताओ? मास इंटू एक्सेलरेशन 3, दैट इज 3 इक्वल टू मास 1 kg है इंटू e2। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा भाई। ये आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्शन की इधर। आया मजा अभी? अरे यस और नो क्लियर हुआ? अभी हुआ कि पहले तूने क्या करने की कोशिश किया? इसको इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको अभी हम क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, लेकिन हमको उसका काम क्या है? वो ब्लॉक ने उसको क्या, ब्लॉक इधर गया तो उसको स्प्रिंग को इधर की तरफ धक्का दिया, तो उस वजह से जो है इस पे स्प्रिंग कैसे खींच रही होगी? इधर की, इसको पुश कर रही, इसको भी क्या कर रही है? इधर से पुश कर रही, ऐसा। तो मिल जाएंगे वो ऐसे, तो एक ही क्लास में आएंगे दोनों मिल के, कपिल सर आए
एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं मास से तो देना चाहिए। आप इधर मूव करवा रहे हो उस पर डिपेंड करता है सब कुछ कि भाई आपने मूव किधर करवाया है वो डिपेंड कर पाएगा कि वो क्या है। क्लियर है यहाँ पे? अभी एक अच्छा पॉइंट है। मान लो सर यार मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ डायरेक्शन कैसे बनाऊं। अब आप खुद सोचो, आप खुद सोचो कि इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये इधर जा रहा है। ये पर्टिकुलर हर क्वेश्चन में हमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। ये इधर जा रहा है तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स इधर की तरफ होना चाहिए, ठीक है? कहीं ना कहीं नेट फोर्स किधर होना चाहिए, इधर की तरफ। तो FS2 शुड भी जो है क्या होना चाहिए, FS1 के जो है इक्वली होना चाहिए। मान लो तूने क्या किया, तूने बोला यार सर ये कंप्रेस कर रहा है, मेरे हिसाब से तो ये ऐसे हुआ सर, मेरे हिसाब से अगर ये इसको धक्का दे रहा है तो इधर से ये स्प्रिंग इधर भी धक्का देगा। चलो मैंने ये सोचा तो मैंने इसको किसमें लिया, नेगेटिव में, इसको भी किसमें लिया, नेगेटिव में। तेरा आंसर कितना आया, -3। माइनस में क्या दिखाया कि बेटा दो डायरेक्शन ले रहा है वो गलत है, और ठीक है। तो मेरे बाद में इधर आया, इधर तो वापस से -3 पुट करेगा, -3 डायरेक्शन इधर ही माना हुआ है। FS का वैल्यू तो तेरा -3 आया, -3 पुट किया तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आया। तो उसने बोला जो तूने डायरेक्शन अज्यूम किया उसका तुम गलत जाओगे तो भी आंसर सही आएगा, बट जो डायरेक्शन होंगे वही यूज करना है। समझ में आया? जैसे मेरे को समझ में आ रहा है, तुम्हारे को डाउट क्या आ रहा है कि सर ये 1 kg का ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग तो ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का देगी, तो इसने धक्का दिया। चलो तो हमने माना कि चलो धक्का दिया पीछे की तरफ, तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। और जब मैं कैलकुलेट किया तो मेरा FS1 FS2 कितना आया, नेगेटिव। तो अब तेरे को नेगेटिव में मिला ना, तो उसको आगे तो हर जगह नेगेटिव में ही पुट कर। फिर तूने यहाँ पे रखा, अब धक्का दिया, तूने बोला है कि कंप्रेस हो रहा है, धक्का दिया तो वो दोनों साइड से ब्लॉक को धक्का देगा, ना कि एक साइड। समझ में आया? तो इधर से भी इधर से धक्का दे रहा है बाहर की तरफ। बस तो यहाँ पे तूने जब वैल्यू रखना स्टार्ट किया, माइनस में आया था, माइनस में रखा तो फाइनल आंसर नेगेटिव में आया। मतलब वो तुझे क्लियर कट बोल रहा है बेटा डायरेक्शन जो तू अज्यूम कर रहा है उसका क्लियर हुआ। अभी क्लियर हुआ, समझ में आया? यहाँ पे देखो जो आपको लगे आप उसके साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर जो आंसर आए उस पर भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ो। फिर वहां रोना नहीं, नेगेटिव कैसा है, अरे बेटा जो क्वेश्चन दिया है तूने बनाया डायग्राम उसके हिसाब से आया, वो नेगेटिव तेरे को इंडिकेट करते हुए जा रहा है बेटा तूने डायरेक्शन गलत। तो अब तू इसको यहाँ वापिस आके चेंज मत कर, जो तूने लिया वही लेके चल। अब नेगेटिव में आया वैल्यू नेगेटिव में रख दे, ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर जो है तेरे को दे देगा। ठीक है? बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ दे रियलाइज कि हमने आंसर, तो वो यही चेंज कर देते, तुम यहाँ मत चेंज करो, तुम आखिरी तक वही तुम्हारे डायग्राम के साथ जाओ। तुम्हारा फाइनल आंसर अगर नेगेटिव में आए तो उसका डायरेक्शन बोल देना भाई, कोई पूछेगा ही नहीं डायरेक्शन, वो तो मैग्नीट्यूड ही पूछने वाला है। तो -3 आया तेरे को, डायरेक्ट नेगेटिव में डायरेक्शन बताया, बाकी तेरा मैग्नीट्यूड 3 था, तो आंसर तेरा ठीक है? अगर जिसको ऐसा सेट हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला हमारे पास में हेडिंग है केस नंबर 3। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग बैलेंस, इसकी बात करेंगे स्प्रिंग बैलेंस। केस नंबर 3 लिखेंगे स्प्रिंग बैलेंस। केस नंबर 3 लिखेंगे स्प्रिंग बैलेंस। हम देखा होगा वेइंग, हम एक चीज देखते हैं कि एक तो हमने वेट को मेजर करना सीखा था, वेट को मेजर किया जाता है वेइंग मशीन के,
एक और वेट को मेजर करने के लिए जो आपने रद्दी वाला देखा होगा वो स्प्रिंग बैलेंस लेके आया, वो स्प्रिंग के थ्रू भी जो है वेट को मेजर करता है। आइडियली स्प्रिंग बैलेंस वेट को मेजर नहीं करता है, वो टेंसाइल फोर्स को मेजर करता है, वो स्प्रिंग फोर्स को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? वो तो क्या होता है कि उसपे अब स्प्रिंग है, वेट लगाया, उसको ऐसा होल्ड करके रखेगा, फिर एक स्प्रिंग खींचेगी और सिस्टम रुक जाएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया तो क्या होगा, जितना वेट डाउनवर्ड था उतना ही स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड हो गया। तो उसने स्प्रिंग बैलेंस में मेजर तो किया था क्या? स्प्रिंग फोर्स, लेकिन वो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल था? तेरे वेट की। तो आइडियली हमारे को जो रीडिंग होगी वो किसकी होगी? वेट। बट स्प्रिंग बैलेंस में मेजर क्या किया था? स्प्रिंग फोर्स, ना कि वेट। समझ में आ रहा है? तो लिखो इसके अंदर एक लाइन, टूट गया तो कट गया, तो दूसरा लेके आओ। चलो अब देखो, मतलब वेट, अब स्प्रिंग कब टूटेगा? जब उसकी जितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा वेट है, उससे ज्यादा। जैसे मैक्स टू मैक्स उस स्प्रिंग का एक टेंशन होगा, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी कि भाई आप उसके ऊपर जाओगे तो फिर वो टूट जाएगी। जैसे आप यहाँ पर यही है, मान लो यहाँ पे हमने एक सिस्टम लगाया, यहाँ पे अभी मान लो हम सब जो है यहाँ पे इसको पकड़ के, इस पंक्ति को पकड़ के लटकने लग जाए या इसको पकड़ के लटकने लग जाए, मेरा चांस है कि वो टूट सकता है। तो नहीं भाई, तो फोर्स की स्ट्रेंथ पे, आप उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डालोगे तो फोर्स टूटेगी। चलो देखो, स्प्रिंग बैलेंस डाला, केस नंबर 3, स्प्रिंग बैलेंस लिखो इसके अंदर। इट मेजर द रीस्टोरिंग, इट मेजर द रीस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स, इट मेजर द रीस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स which is equal to tensile force on the spring, which is equal to tensile force on the spring, which is equal to tensile force on the spring. Next line पे देखो, this tensile force, next line देखो, this tensile force is equal to the weight of the hanging body this tensile force is equal to the weight of the hanging body equal to the weight of the hanging body under equilibrium condition, under equilibrium condition. Under equilibrium condition. ठीक है, under equilibrium condition.
है, ये हमने लिया है। अभी आप देख सकते हो, मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, इसको मैं क्या बोलूंगा, NLP। NLP मतलब क्या हो गया है, नेचुरल लेंथ पोजीशन। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने स्प्रिंग को इस तरह से सेट किया, ये एक्सटेंशन है, क्लियर है। तो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा स्प्रिंग बैलेंस, ये तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। इसमें रीडिंग आपको जो मेजर किया होगा, इसमें क्या मेजर किया होगा, इट मेजर स्प्रिंग फोर्स एफ। इसमें टेंसाइल फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स। इसने क्या मेजर किया, तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि जब आप कोई भी चीज मेजर करते हो तो वो स्प्रिंग खींचती है, इसीलिए यहाँ स्प्रिंग फोर्स दो तरह के होते हैं, या तो कंप्रेसिव होंगे या टेंसाइल। तो जब आप खींचते हो तो उस केस में स्प्रिंग क्या हो रही है, आपकी स्ट्रेच हो रही है, इसलिए उसको हमने क्या टेंसाइल के टर्म में देखा। टेंसाइल मतलब सिंपल सी बात है, कौन से फोर्स की बात हो रही है, स्प्रिंग फोर्स। तो उसने क्या मेजर किया, स्प्रिंग फोर्स को मेजर किया। और ब्लॉक पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये लग रहा है, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग खींच रही है, तो मैंने बोला जब भी स्प्रिंग खींचती है तो ब्लॉक पे स्प्रिंग की वजह से लगते हैं कौन से फोर्स, पुलिंग फोर्स। और पुलिंग फोर्स ब्लॉक से अवे लगेंगे, टुवर्ड्स दी स्प्रिंग लगेंगे, अरे हाँ या ना। और वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम में है, किस पे है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो तो अपवर्ड इक्वल टू डाउनवर्ड। तो ये रहा स्प्रिंग फोर्स एफ एस इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, चलिए अब उसके बाद में देखो फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं।
ये दो स्प्रिंग बैलेंस है. दिस इज योर स्प्रिंग बैलेंस 1. स्प्रिंग बैलेंस 2. और ये मास कितना लग रहा है? दैट इज 20 की. ठीक है. और आपको बताना है ये दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या है? लाइट स्प्रिंग बैलेंस. लाइट स्प्रिंग बैलेंस मतलब मासलेस होंगे, है ना. तो हमें क्या निकालना है? फाइंड रीडिंग इन बोथ स्प्रिंग बैलेंस. बताइए. सुपर डुपर रिटेलिएशन. आप पहले स्प्रिंग बैलेंस को लेते हो. उधर जो भी स्प्रिंग फोर्स लग रहा हो उससे हमें लेना देना है. इधर स्प्रिंग फोर्स लगता है कितना है? Fs. उसके नीचे का जो भी टोटल वेट है वो टोटल वेट क्या क्या आ रहा है? देखो, एक तो स्प्रिंग बैलेंस 2, लेकिन वो क्या है? लाइट है, तो उसका वेट कितना हो गया? 0. लिखना तो पड़े, समझाना पड़े. प्लस ब्लॉक का वेट है ना. तो ब्लॉक वेट जो है वो कितना है? 20 G. तो यहाँ पर अभी इक्विलिब्रियम में ये कौन सी कंडीशन में है? एट इक्विलिब्रियम में. तो Fs1 इज इक्वल टू 220 G. दैट इज 200. ठीक है. वही जो है हमारा दूसरा वाला देखेंगे. ये रहा सेकंड वाला. इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा कितना? Fs2. और ये तेरा ब्लॉक है. यहाँ पे ब्लॉक पे वेट लग रहा होगा 20 G. तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा? दैट Fs2 इज इक्वल टू 20. मतलब ये भी कितना आया? 2. ठीक है. कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? कोई दिक्कत की बात? हमारा लोगों ने काटा है. One term that story. एवरी बुला तो खाली मैं तो केक लेके डाली के कामों से कटवा रहे. वाओ. तो केक क्या कहते हैं? खुद हमारे वैसे केक भी काटा है. लास्ट टाइम का
आर्किटेक्चर के बंदे को लग रहा है दोनों की लाइसेंस क्लास वाली लाइसेंस बाकी डायरेक्ट अगर तो मैं गलत नहीं हो आयुष खुश माही मनार